हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के सेकंड पार्ट के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन के ऊपर, तो आज जो हमारा दूसरा पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट के बारे में है और उससे रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में है। उसी सीरीज में जो आज का हमारा लेक्चर है उसको हम कंप्लीट करते हैं और उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट। अब जब हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की या फिर एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन की, तो एट द एंड हमें उसका यूज क्या है, हमें वहां पे एयरक्राफ्ट ही तो मूव कराने हैं। तो उसके लिए एक एयरक्राफ्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो एयरक्राफ्ट कैपेसिटी। अब इस एयरक्राफ्ट कैपेसिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने पैसेंजर्स को अपने अंदर उसको कंसिस्ट कर लेता है। कार्गो की बात करें, अगर हम गुड्स वगैरह की बात करें तो उसको हम कार्गो टर्म से यूज करते हैं। कितना बैगेज है, लगेज है, कितना फ्यूल है। तो इस तरीके से एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है एयरक्राफ्ट कैपेसिटी की। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की। अब जाहिर सी बात है, एयरक्राफ्ट एक हाई स्पीड एक व्हीकल होता है। व्हीकल एक करेक्ट वर्ड नहीं कह सकते हम, मगर फिर भी हम उसको उसी कैटेगरी में लाते हैं। तो अब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसको भी फर्दर दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो एयर स्पीड होती है और दूसरा होती है ग्राउंड स्पीड। अब ये एयर स्पीड और ग्राउंड स्पीड में जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। एयर स्पीड वो स्पीड होती है कि एयरक्राफ्ट आपका किस मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है। जाहिर सी बात है, एयर में वो ट्रैवल कर रहा है तो उस टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी उसको हम एयर स्पीड की तरह कंसीडर करते हैं। जबकि हम ग्राउंड के अंदर बात कर रहे होंगे तो उसको हम ग्राउंड स्पीड के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि आपका जो व्हील का अरेंजमेंट क्या है और व्हील का वेट क्या है ना। तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये निकल के आता है कि हमें हर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब उसका कंपोनेंट का नॉलेज किस हिसाब से, क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट का अगर मुझे वेट पता होगा तो उस वेट का ही उसके रनवे से लेना देना, क्योंकि जब वो लैंड करेगा या टेक ऑफ करेगा तो वहां पे अनइवननेस के कारण या फिर अंडुलेशंस के कारण प्रीमेच्योर लैंडिंग हो सकती है, टेक ऑफ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसके अलग अलग गियर सिस्टम के बेसिस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझे ये नॉलेज हो कि उसका क्या पेलोड है, उसकी क्या फ्यूल स्पिलिंग रेट है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, व्हील अरेंजमेंट। भाई आजकल नॉर्मल जो रोडवेज में व्हीकल चलते हैं उसमें अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, अलग अलग एक्सेल व्हील आते हैं। कहीं आपने देखा होगा 10 टायर्स होते हैं, कहीं पे आपने 6 8 4 के असेंबली में देखा है, कभी आपने टेंडम देखा है। तो सेम एयरक्राफ्ट के अंदर भी जो व्हील का अरेंजमेंट वो कुछ अलग अलग टाइप से होता है और ये हमें पता भी होना चाहिए। जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होनी चाहिए फ्यूल स्पिलिंग। अब फ्यूल स्पिलिंग क्या होती है, जब हम एप्रन पे या फिर हैंगर्स पे, एप्रन में बता देता हूं क्या होता है। एप्रन बेसिकली एयरक्राफ्ट जहां पे खड़े हुए होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एप्रन बोलते हैं। और जब कोई भी सर्विसिंग, हाउसिंग, मेंटेनेंस की बात होती है तो जिस जगह पे ये सारी चीजें होती हैं, सर्विसिंग से रिलेटेड चीजें, उसको हम हैंगर्स बोलते हैं। तो उस जगह पे जब हम फ्यूल रिफ्यूल कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही सुपरविजन के साथ होता है, बट फिर भी वो इधर उधर फैल जाता है, जो कि एक टाइम के बाद हमारे लिए नुकसानदायी होता है, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। और अगर कहीं पे भी कंबशन है, आग वगैरह का कोई भी कांटेक्ट है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद जेट ब्लास्ट। आपने देखा है बड़े बड़े जो हाई वेलोसिटी एयरक्राफ्ट होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई पावर एग्जॉस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गैसेस वहाँ से रिलीज होती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एयरपोर्ट के अंदर या फिर एयरफोर्स वाले जब शो ऑफ करते हैं अपने अपने एयरक्राफ्ट को, तो वहाँ पे भी आग वगैरह के एक एग्जॉस्ट निकलता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें कंसिडर करके चलना चाहिए। उसके साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मिनिमम सर्कल रेडियस। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा टर्म है जो कि आप जिससे कंफ्यूज होते हो, मिनिमम सर्कल रेडियस और एक होता है मिनिमम टर्निंग रेडियस। तो मिनिमम सर्कल रेडियस सीधी सी बात है कि आपको इतना स्पेस चाहिए कि आपका जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है वो स्मूथली टर्न कर सके, एक स्मूथ टर्न ले सके। तो उतना आपको एक रेडियस चाहिए होगा, मिनिमम रेडियस की मैं अभी बात कर रहा हूं, जो कि
देखिए, अब ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मिनिमम सर्कल रेडियस भी डिपेंड करती है, एयरक्राफ्ट के टाइप पे भी करती है, वेदर कंडीशन के ऊपर भी करती है, ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर भी करती है। तो ये अलग अलग कंसिडरेशन है जो कि हम आगे चल के बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिनिमम टर्निंग रेडियस के टर्म में। अब मिनिमम टर्निंग रेडियस क्यों जरूरी है, लगभग लगभग साउंड मिनिमम सर्कल रेडियस की तरह ही करता है और ऐसा लगता भी है कि ये दोनों चीजें एक हैं, बट ये एक चीज नहीं होती है। क्या होता है कि जब मैं रनवे के अंदर बात कर रहा होता हूं तो मुझे एक स्पेस चाहिए, मुझे एक स्पेस चाहिए कि मेरा जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है वो स्मूथली रोटेट कर ले, टर्न कर ले। बट हमारा जो पूरा का पूरा, जब हम बात करें रनवे को छोड़ के, ये रनवे हो गया, यहाँ से टैक्सी वे है, मान लीजिए यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग है, यहाँ पे एप्रन है, यहाँ पे हैंगर्स है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है। तो जब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है तो वो कहीं ना कहीं रखे जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं रखे जाएंगे, चाहे वो इस फ्यूल स्पिलिंग की बात हो, चाहे सर्विसिंग की बात हो। तो मुझे जिस जगह पे रखना है तो वहां पे भी इसकी मिनिमम टर्निंग रेडियस क्या होगी वो भी बहुत जरूरी। क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर, बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी आपको एयरक्राफ्ट चाहिए रहता है। तो मुझे कितना जल्दी तैयार, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि मैं जाते ही उस एंगल पे उसको खड़ा करूं कि उसमें सर्विसिंग हुई, रिफ्यूलिंग हुई, उसको मैंने भेज दिया, ऐसा तो है नहीं। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसका मेंटेनेंस होएगा, देन उसको रिटर्न करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे एक मिनिमम टर्निंग रेडियस प्रोवाइड करूं ताकि वो टैक्सी वे को भी सपोर्ट करे और जो भी आपके हैंगर्स हैं या फिर एप्रन्स हैं वहां पे उसकी पोजीशनिंग को भी वो हेल्प करे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। एक टर्म आता है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, रेंज। रेंज एक ऐसा टर्म है कि अगर आपने रिफ्यूल नहीं किया है, सपोज यहाँ भोपाल से मुझे इंदौर जाना है और मैंने इसको पहले फ्यूल इसमें भर दिया हुआ है, ठीक है। अब भोपाल से इंदौर के बीच मान लीजिए मेरा ये एयरक्राफ्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं कि इसको 2 बार रिफ्यूल करना होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया, इनिशियल किया और बीच में कहीं पे मुझे रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ी, तो रिफ्यूल करने से पहले तक जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको मैं क्या नाम देता हूं, उसको एक टर्म से डिनोट करता हूं जिसका नाम है रेंज। अब ये रेंज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कब, जबकि मेरे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जब मेरी वहां पे गवर्न होती हैं। अब वहां पे स्पीड क्या है एयरक्राफ्ट की, फ्यूल की डिपेंडेंसी जाहिर सी बात है, विंड क्या है, किस एल्टीट्यूड में है आप, क्या उस एल्टीट्यूड में वहां पे रिफ्यूल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। अब मैंने हर चीजों के बारे में बात कर ली, मैंने कैपेसिटी की भी बात कर ली, स्पीड की भी बात कर ली, बट यहीं पे अब इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो वो साइज क्या होना चाहिए। तो अलग अलग टर्म यहाँ पे भी निकल के आते हैं, टेल की विड्थ निकल के आती है, हाइट निकल के आती है। अगर मैं आपको स्पैन कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो ये हाइट इस तरीके से निकल के आती है, पूरा का पूरा आपका फ्यूजलेज लेंथ कहलाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके के गियर होते हैं जो कि आपको दिखते हैं, टायर जिसको हम लिटरली बोलते हैं, तो वो गियर ट्रेड इसको नाम देते हैं। व्हील बेस है, विंग स्पैन है, तो अलग अलग ये टर्म होते हैं और अलग अलग डायमेंशन इन सारी चीजों के होते हैं और जो कि स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए बनते हैं। यहाँ पे शेप ऑप्टिमाइजेशन, एरोडायनेमिक्स के सभी प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद एक और चीज है टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस। ये जनरली बहुत सारे फैक्टर्स ये भी कंसिडर किए जाते हैं इसके अंदर भी। अब ये एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई हमें कहीं जाना है तो जो सबसे इनिशियल है वो क्या होएगा, एक टेक ऑफ होएगा, एक लैंडिंग होगी, बट कितनी, किस लेंथ में, किस डिस्टेंस पे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये जो डिस्टेंस होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एल्टीट्यूड क्या है, एयरपोर्ट आपका किस जगह पे है। ज्यादातर हम लोग एयरपोर्ट कहाँ पे कंसिडर करते हैं, कहाँ पे हम चाहते हो जहाँ पे समुद्र वगैरह हो या फिर मीन सी लेवल से रिलेट करके करते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये कि उस एयरपोर्ट का एल्टीट्यूड क्या है। दूसरा, उस रनवे का ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस के अलोंग जो भी अंडुलेशंस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद विंड की क्या इंटेंसिटी है और वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। प्लस आप किस मैनर में लैंडिंग करा रहे हो या फिर टेक ऑफ करा रहे हो, उस एयरपोर्ट का
क्या टेम्परेचर है। जनरली हम प्रेफर करते हैं जो हमारा एयरपोर्ट हो, रनवे हो, वहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हम मेंटेन करके चले, और साथ ही साथ उस एयरक्राफ्ट का वेट क्या होएगा लैंडिंग के टाइम पे और टेक ऑफ के टाइम पे। तो ये कुछ चीज होती हैं जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग के डिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा एक और टर्म आता है टाइप्स ऑफ प्रोपल्शन। प्रोपल्शन को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इसको हम इंजन भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं उसको हम लोग इंजन नाम देते हैं, बट जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर बात करते हैं तो उसी इंजन को हम लोग प्रोपल्शन के नाम से जानते हैं। इसको एक ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके भी फर्दर टाइप होते हैं, पिस्टन इंजन होता है, जेट इंजन होता है, रॉकेट इंजन होता है। अलग अलग डिपेंडेंसी पे ये भी डिपेंड करते हैं ना, सिचुएशन पे। डिपेंडेंसी इज द रॉन्ग वर्ड। अलग अलग सिचुएशन पे ये भी सब डिपेंड करेंगे कौन सा हमें ऑप्ट करना है किस मोमेंट पे। उसके बाद टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट एरिया। जब हमने रनवे में इतना ध्यान दिया है उसको डिजाइन करने में, बनाने में, उसके डिजाइनिंग में, किसी भी चीजों में, तो जो रनवे है वो इसके टायर से ही तो उसका कांटेक्ट होना है। तो वो कांटेक्ट एरिया और साथ ही साथ वो टायर का प्रेशर क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एक एयरक्राफ्ट की। इनके ऊपर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने पेवमेंट को भी अधूरा कर देंगे। अच्छा, अलग अलग एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी अलग अलग डिजाइनिंग होती है ना। नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट की अलग होगी, कार्गो की अलग होगी, जो अलग से डिजाइन किए जाते हैं एयरफोर्स के लिए वो अलग तरीके से होते हैं। तो हर चीजों का एक अलग अलग ब्यौरा होएगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक के नाम के बारे में बात करूं तो मैं एक बार और कर दे रहा हूं। सबसे पहले हमने बात की एयरक्राफ्ट कैपेसिटी की, देन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की, देन एयरक्राफ्ट के वेट और व्हील अरेंजमेंट की, फिर उसके बाद फ्यूल स्पिलिंग की, जेट ब्लास्ट, फिर मिनिमम सर्कल रेडियस कितना होना चाहिए, मिनिमम टर्निंग रेडियस कितना होना चाहिए, नॉइज। नॉइज एक और फैक्टर है। नॉइज एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम मतलब भूल नहीं सकते या फिर अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को आपके बचपन से या फिर नॉर्मल डेज में भी आप लोगों को एक विजन कराने की कोशिश करूं, आज भी हमारे घर या ऑफिस के बाहर कोई एक एरोप्लेन जाता है, फिर हेलीकॉप्टर निकलता है, तो हम आज भी कोशिश करते हैं कि उसको देखें कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आवाज। तो जब आप सोचिए, जब हम एयरपोर्ट की डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉइज वहां पे कितना रहता होगा, जबकि हमारे घरों से एक हाई एल्टीट्यूड में वो फ्लाई कर रहा होता है तो हमें आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। तो नॉइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि हम डेसिबल्स में उसको काउंट करके चलते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डेसिबल्स को भी हमने स्पेसिफाइड किया हुआ है। उसके बाद रेंज एक हो गया, फिर साइज ऑफ एयरक्राफ्ट के हमने बारे में बात की, फिर डिस्टेंस के बारे में बात की कि टेक ऑफ और लैंडिंग की क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, प्रोपल्शन की बात की, और उसके बाद हमने लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है वो टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट एरिया के बारे में बात की है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एयरक्राफ्ट की, वो भी कन्वेंशनल टाइप एयरक्राफ्ट की मैंने बात की है। आगे चल के बहुत एडवांस और मॉडर्न एयरक्राफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।